आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सल्तनत काल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके सल्तनत काल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी जो क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो सारे डाउट आपके इसी एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ल्यूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन जो ल्यूसेंट बुक में दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, जिनके माध्यम से आप सल्तनत काल को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे और इनसे आने वाले संबंधित क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सल्तनत काल को। सबसे पहले ये जानना हमारा ज़रूरी है कि सल्तनत काल हमारा जो कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक रहा। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का जो ये टाइम पीरियड था, ये किसके नाम से जाना गया? सल्तनत काल के नाम से जाना गया। और सबसे पहले यहाँ पे समझने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ठीक है, तो वो कौन सा पहला सुल्तान था? यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है महमूद गजनबी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको इसको बिल्कुल रट लेना है कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025 से 26 ईस्वी के बीच, उस टाइम पीरियड पे, तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण इसका आक्रमण था महमूद गजनबी का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आगे चलेंगे, देखेंगे महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भाई, इतनी बार जो आक्रमण किया है महमूद गजनबी ने, तो उसका क्या उद्देश्य था? वो क्या चाहता था भारत से, ये आपको बताना है। इसमें आपका देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। देखिए, महमूद गजनबी जो था, तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और उस साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उसको आवश्यकता किस चीज़ की थी? धन की आवश्यकता थी। तो इसीलिए उसने भारत पे आक्रमण किया, क्योंकि भारत में उस समय सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था और बहुत ही मात्रा में धन था भारत में, जो कि महमूद गजनबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसमें आपका जो ये बी ऑप्शन है किताबुल हिंद, ये आपका सही हो जाएगा। किताबुल हिंद की जो है अलबरूनी ने की थी रचना। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ये तो क्या थी? फारसी थी। या कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी आया है, आरटीएस में भी आया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वो थी आपकी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगरा नगर की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो यहाँ पे सुल्तान कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु जो हुई थी चौगान, यानी कि पोलो, जिसको पोलो के नाम से भी जानते हैं, वह खेलते हुए हो गई थी। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, एग्जाम से में पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तराइन की पहली लड़ाई
1191 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1191 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी तराइन की पहली लड़ाई? देखिए, सबसे पहली लड़ाई जो हुई थी किसके बीच में हुई थी तराइन की? तो उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। कब हुई थी अगर पूछा जाए तो 1191 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली लड़ाई पूछा जाएगा तो 1191 ईस्वी, दूसरी लड़ाई तो 1192 ईस्वी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो ससुर की हत्या करके सिंहासन पर बैठने वाला जो सम्राट था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और एक यहाँ से रजिया सुल्तान से एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि पहली जो है मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो रजिया थी। पहली शासिका पूछा जाए हिंदुस्तान की तो वो भी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? तो किसको छोड़ के गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को बता दें आपको कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया। ठीक है। और 1210 ईस्वी में इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। क्या खेलते हुए मृत्यु होती है? चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। तेरह नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खलजी के। खलजी कहिए या खिलजी कहिए, दोनों आप कह सकते हैं। मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा किसके समय में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था तो उसमें देखिए, दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी, अभी बताया था। किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इसके बाद गौरी वापस अपने देश चला जाता है। फिर वापस आके 1192 ईस्वी में फिर लड़ाई करता है पृथ्वीराज चौहान से। और तब क्या होती है? गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये कौन प्रचलित करने वाला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं हम, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? यानी कि वो जो भी काम करता था वो समझ नहीं पाता था कि हमको ये काम करना है कि नहीं करना है। पहले कहा कि हाँ ये चीज़ करनी है और कुछ समय बाद अपने जो फैसले को क्या कर देता था? बदल देता था। इसीलिए उसको विरोधों का मिश्रण कहा जा गया है उस सुल्तान को। वो सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। इनाम भूमि किसे दिया जाता था?
इनाम भूमि किसको दिया जाता था? तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। ये जो क्वेश्चन अभी मैं पहले बता रहा था वही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? देखिए सभी तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक बने शासक, ठीक है, तो इन्होंने उत्तर भारत में ही राज्य किया। अब इसके बाद जो आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक, तो ये इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत पे भी अपना जो है साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश किया। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तुर्क आक्रमण जो पहला था वो कौन, किसने किया था? तो महमूद गजनवी, ठीक है, ये पहले आक्रमण करता थे। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सिकन मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनबी, जिसने क्या किया था? कई मंदिरों की मूर्तियों को क्या किया था? तोड़वा दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए? यामीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक, ये दोनों जो इसने थे उपाधियां धारण की थी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? अपना जो पहला आक्रमण था महमूद गजनबी ने, तो वो किसके विरुद्ध किया था वो हम जरा सा यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हिंदुशाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखें कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है उद्भांडपुर, ओहिंद, बहिंद, ये आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? अंतिम आक्रमण जो था महमूद गजनवी का वो था जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाटों के विरुद्ध जो है अंतिम आक्रमण इन्होंने अपना किया था। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो ये कौन थे? जयपाल थे। तुर्क जो आते थे आक्रमणकारी, उनसे बार बार जो है पराजित होने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो वो क्या थे? जयपाल इनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यामिनी वंश का। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो था वो जो है महमूद गजनवी के साथ आने वालों में शामिल नहीं था। तो शामिल कौन कौन था? अलबरूनी, उल्बी, वैहाकी, ये सारे लोग थे, शामिल थे। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो यहाँ पे जो है लाहौर शहर जो है
वो फारसी संस्कृत यानी कि फारसी वहाँ पे पढ़ाई जाने लगी और लोग बोलने लगे, तो ये केंद्र बन गया लाहौर फारसी का। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ये जो भयानक चित्रण किया है किसके द्वारा किया गया है? इब्न बतूता के द्वारा। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। क्यों माना जाता है कि मोहम्मद गौरी जब भारत पे आक्रमण करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप उनको जीत मिलती है। और यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी जिस व्यक्ति को शासन करने के लिए बिठा जाते हैं वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्हीं से गुलाम वंश सल्तनत काल प्रारंभ होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मुस्लिम राज का जो संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। चौथे नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। 35 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पे जरा। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको खान कहते थे। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी ऊपर बताया गया था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्हीं के शासनकाल यानी कि 1206 ईस्वी से कौन सा सल्तनत काल चला है, ठीक है। और गुलाम वंश के जो सबसे सल्तनत काल में सबसे पहला वंश था उसको हम किस वंश से जानते हैं? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश कहते हैं और मामलूक वंश भी कहते हैं इनको। गुलाम वंश को दूसरे नाम से मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुतुब मीनार की कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को जो पूरा करने वाले थे इल्तुतमिश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी, लेकिन वो अपने जीवन काल में उसको पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? उसको कुतुब मीनार को पूरा करने का कार्य किया था। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि तुगलक वंश का जो है संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ये स्थापित करने वाले कौन थे? कल्लर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो ये संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अल्बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहास था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपी पीसीएस का दे रहे हों, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हों,
जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं इसमें सब में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसमें आपको सही सूची को मतलब सही मिलान करना है। देखेंगे कि आपको देखें सबसे पहला आपका ए नंबर दिया गया निजामुद्दीन औलिया। देखिए ये नाम तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत थे। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है ए जो है आपका 2 नंबर से मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं मलिक काफूर। मलिक काफूर को किस नाम से जाना जाता था? मलिक काफूर जो थे इनको हजार दीनारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हजार दीनारी भी कहलाते थे। सी देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी शुरू करने वाले थे। जो बाजार नियंत्रण नीति है वो किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उसमें इन्होंने क्या किया था? एक नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी। डी आपका है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये दास राजवंश उखाड़ फेंका, यानी कि जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, मामलूक वंश के नाम से जानते हैं, दास वंश के नाम से जानते हैं, तो उसको जो समाप्त करने का कार्य किया था वो किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। आगे चलेंगे। यहाँ पे हम 44 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये ध्यान रखना, आपको कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। बिल्कुल भारत से बहुत सारी मुद्राएं लेकर के गया था ये अपने देश। 47 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा घोषित किया था, किसने घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी ने। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोदी हो जाएगा आपका ऑप्शन। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अभी ऊपर आपको बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखने वाले हैं। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा एक पढ़े लिखे वर्ग को कहा जाता था। तो उनके जो वो क्या क्या करते थे, राज दरबार में रहते थे और वो अपनी बात मनवाने का प्रयास किया करते थे। तो उनके जो दखल का विरोध था तो वो किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें देखिए भारतीय गणित
भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इनमें से सभी की चर्चा की गई है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलबरूनी का पूरा नाम था, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। ये आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके। और ए आपका क्या है? धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले। ये भी सही है। नाविक, मछुआ, ब्याग, ब्याद, जुलाहा, ये भी सही है। तो इसमें आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद, इसको जो है 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? तो किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच में। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी सेना भी बहुत बड़ी थी। विशाल सेना होने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय यानी कि दक्षिण भारत की विजय की योजना बना पाया और बहुत सारे क्षेत्रों को इसने विजित भी किया था दक्षिण भारत में। अब हम आ गए हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। और 57 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, ये आपको इसमें क्या दे रखा है? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत यानी कि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे विचार करना है आपको। पहला कथन दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। तो ये तो आपका सही है कि अनाज के दाम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नियत कर रखे थे। दूसरा यहाँ देखने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। देखिए इसने क्या किया था, स्थायी तौर पे सेना भी रखी थी और सैनिकों को नगद वेतन भी देने का काम किया था। तो ये भी सही हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, तीसरा देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है आपका डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, खिज्र खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता? तो ये आपका सिकंदर लोदी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके, उनको हम एक बार कायदे से देख लेते हैं। इल्तुतमिश के वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो देखिए ये आपका सही हो जाएगा कि इल्तुतमिश ने क्या किया कि उसके जो पुत्र थे वो योग्य नहीं थे उतने, तो उन्होंने क्या किया, रजिया को सुल्तान बनाया। ये आपका सही हो जाएगा। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये भी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि जनता का सहयोग मिला था 1236 ईस्वी में, तब रजिया सुल्तान बनी थी। और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो क्या था?
1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। सी है आपका, उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब मलकित के पद पर नियुक्त है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये तीनों आपके ऊपर के सही हो जाएंगे। अब डी ऑप्शन आपका देख लेते हैं क्या है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये आपका गलत है। तो यही है, मतलब आपको असत्य ही बताना है इसमें ऑप्शन में। तो ये आपका उस हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा, यही असत्य है। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो देखिए बलबन जो एक शासक थे उनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसको जानने के लिए क्या है हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, उसने 40 दल चहलगानी के से संबंधित सामंतों का दमन किया। ये आपका सही हो जाएगा। एक दल था बलबन के शासनकाल में जिसमें 40 लोग थे, तो उसका जो है समापन कर दिया था, यानी कि उसको समाप्त कर दिया था। ये आपका सही हो जाएगा। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में देना है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी? आपका बलबन। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसी ऑप्शन देखते हैं, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। ये भी आपका सही है। तो इसमें कुल मिला के सारे सही हैं, इनमें से कोई नहीं। असत्य अगर पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? दिल्ली पर शासन करने वाले, तो देखिए सबसे पहला जो शासक था, शासन करने वाले थे वो गुलाम वंश थे आपके। दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे खलजी, यानी कि खिलजी। तीसरे नंबर पे आपके खिलजी के बाद कौन आया? तुगलक। और तुगलक के बाद में फिर आपको सैयद वंश देखने को मिलेगा। सैयद वंश के लास्ट में फिर सबसे बाद में लोदी वंश। और लोदी वंश से क्या हो जाता है? सल्तनत काल समाप्त हो जाता है 1526 ईस्वी में। कब समाप्त होता है सल्तनत काल? 1526 ईस्वी में, जब होती है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इससे क्या होता है? सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर पूछा जाए किसके बीच में हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? कौन सा परिणाम नहीं हुआ वो आपको बताना है मोहम्मद गौरी के आक्रमण से। तो देखिए पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, तो ये नहीं हो पाया था, यही आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के कौन से कारण थे? ये कारण आपको बताने हैं। देखिए पहला कारण आपका जो हो जाएगा, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। ठीक है, ये एक कारण था। दूसरा था असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की औन्नति, ये तीसरा आपका मेन कारण। ये कारण हमेशा बना रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में जो मध्यकालीन भारत में एक पिछड़ापन देखा गया, इसकी वजह से जो विदेशी शासक थे वो यहाँ भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करने में क्या हुए? सफल हुए।
65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? गुलाम वंश के जो आरंभिक शासक थे तो उसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे आराम शाह। आराम शाह के बाद में आपको फिर देखने को मिलेंगे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की जो लड़की थी, बेटी थी, वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये आपका सबसे लास्ट में आ जाएंगे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान से हम देखेंगे कैसे आपको सुमेलित करना है, मिलाना है। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, इसको क्या कहा जाता था? खराज। बी है आपका, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, तो इसको खम्स कहा जाता है, खुम्स या खम्स। सी आपका है, मुस्लिमों द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर, इसको उस्र कहा जाता था। डी ऑप्शन है आपका, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर, इसको जकात कहते हैं। मुस्लिमों पर जो लगने वाला धार्मिक कर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? जकात। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, जो कि हमारा है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? देखिए क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी जो था वो इब्राहिम लोदी नहीं था, तो यही आपका सत्य नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, और इसमें अमीर खुसरो के संबंध में कुछ बातें दी गई हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन से मतलब सही हैं बातें। पहला यहाँ पे हम देखेंगे, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल सही बात है कि अमीर खुसरो थे, वो सूफी संत जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा जो आपका है, वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, उन्होंने भारतीय वाद्ययंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। इस सितार का आविष्कार जब भी पूछा जाएगा किसने किया, तो वो किसने किया है? अमीर खुसरो ने जो है सितार का आविष्कार किया है। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया है? सितार का आविष्कार किया था। और कैसे किया था आविष्कार? भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से क्या किया था? सितार का आविष्कार किया था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये आपके तीनों ऊपर के सही हैं। चौथा देखेंगे यहाँ पे हम, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये चारों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, जो कि हमारा क्वेश्चन ये है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो देखिए आपका पहला हो जाएगा दुर्बल प्रशासन, ये आपका उत्तरदायी था कारण। दूसरा तैमूर का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण जो हुआ था 1398 ईस्वी में, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ये तीन ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो 1, 2 एवं 3 ये आपके सही हैं। आगे हम देखेंगे निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। दूसरा तुर्क आक्रमण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गोरी के द्वारा।
72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संस बनी वंश का था ये मोहम्मद गौरी। किस वंश का था? संस बनी वंश का।